यहाँ से डिसाइड होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये डिसीजन होगा यहाँ पे। सब सेक्शन 6 हम उसी पे अप्लाई कर रहे हैं जो रेसिडेंट प्रूव हो चुका है, तभी आगे का कैलकुलेशन हो रहा है कि ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी है। अगर नॉन रेसिडेंट होता तो ये सब गिनने की जरूरत नहीं थी। अब ये जो दो कंडीशंस यहाँ पे आने वाली वो भी समझ लो। ये दोनों कंडीशंस के बीच में लिखा हुआ है एंड, मतलब दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना नेसेसरी है, वो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पे जो इसका प्रेजेंटेशन किया है, अभी आप थियरी मत पढ़ना, पहले मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ से वो समझ लो, उसके बाद थियरी पढ़ना, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। देखो, एक कंडीशन है 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स वाली और दूसरी कंडीशन है 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स वाली। इसमें से कोई भी 2 साल, ध्यान से समझना, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स जो आपके पिछले वाले हैं उसमें से कोई भी 2 साल आपका रेसिडेंट होना जरूरी है। थोड़ा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में, लेकिन धीरे धीरे आइडिया लगेगा। 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन से हुए वो समझ आए। अपना AY कौन सा है, वापस एक बार बता दो, 25-26। तो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 24-25, ये होगा प्रीवियस ईयर। इसके पहले के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट होंगे प्रीवियस ईयर 23-24 से, और रिवर्स में आपको 10 साल पूरे करने। जब भी ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखना है उसमें अपना प्रीवियस ईयर कभी इंक्लूड नहीं होता। उसके पहले के, वो प्रीसीडिंग वर्ड का मतलब ही हुई है ना, हमारा प्रीवियस ईयर उसके पहले वाले 10 साल। तो यहाँ पे आपको ये वाले 10 साल देखने होंगे, ये ध्यान रखना। तो इनमें से कोई भी 2 साल में अगर आप रेसिडेंट प्रूव हो गए, अपना काम हो गया। अब रेसिडेंट प्रूव होने का मतलब क्या होता है, कौन सी कंडीशंस जो अभी पढ़ के आए वही समझ आ रहा है। दूसरा, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स देखे जाएंगे। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स भी यही वाले होंगे, समझ आ रहा है। ये 7 साल में आपका स्टे कम से कम 730 डेज का होना चाहिए, ठीक है, बात समझिए। कम से कम 730 डेज का स्टे आपका पिछले 7 साल का टोटल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इसके साथ साथ ये दोनों, तो फिर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आओगे। अब ये पॉइंट भी अगर अपने जैसे लोगों पे अप्लाई करें तो अपन तो ऑर्डिनरी होते ही है, क्योंकि पिछले 7 साल से आप तो इंडिया में ही थे। 365 डेज अ ईयर इंटू 7 कर लो तो 730 तो वैसे ही हो जाएगा। 365 का डबल करोगे तो ही हो जाएगा 730। तो आप इतने दिन अगर पिछले 7 साल में इंडिया में थे तो आप ऑर्डिनरी हो, और पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट थे तो भी आप ऑर्डिनरी हो। तो हम तो पूरे 10 साल ऑर्डिनरी थे और रेसिडेंट ही थे, हम इंडिया से बाहर कभी गए नहीं। तो अपने जैसे एसएससीज के लिए ये सब बातें इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो हर साल फ्रीक्वेंटली इंडिया के बाहर ट्रैवल करते रहते हैं उनके लिए ये सब चीजें मैटर कर सकती है, ठीक है, बात समझ आई। इसमें नहीं, ये डेज वाइज है, ये कैलकुलेशन डे के हिसाब से आपको गिनना है ना। देखिए 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में किसी साल आप इंडिया में 50 दिन थे, किसी में 100 दिन थे, किसी में 110 दिन थे, वैसे टोटल करना पड़ेगा कि पिछले 7 साल का टोटल आपका 730 डेज का मिनिमम होना चाहिए। और पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट का हो। नहीं, कोई भी 2 साल, फर्स्ट भी चलेगा 7th भी चलेगा, कंटिन्यूस नहीं बोला। 10 में से कोई भी 2 साल, फर्स्ट और 10th हो, सेकंड और 5th हो, थर्ड और 9th हो, कुछ भी चलेगा। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई साल में नॉन रेसिडेंट भी तो हो ही सकता है। 10 में से कोई भी 2 साल ऐसे होने चाहिए जिसमें फुलफिल हो जाए। बाकी के 8 साल नहीं भी होगा तो चलेगा, नहीं, 1 साल में 6 महीने इधर है, 6 महीने सब चलेगा, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे ना। हाँ वो तो यहाँ पे फुलफिल करके अपन आए होंगे, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट वाला सबसेक्शन 1 आप पार कर चुके हो तभी आप इधर आए हो, तो उसमें आपने 182 डेज या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज फुलफिल किया है। बेसिक कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है, उसके बाद आप इसमें आए। अब आप पूरे साल में नहीं थे, कोई किसी में 6 महीने थे, किसी में 3 महीने थे, वो सब चीजें सब में आएंगी तो कैलकुलेट करेंगे, बट रूल तो यही रहेगा ना, रूल चेंज नहीं होने वाला। एग्जाम्पल तो कोई भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, कंडीशन समझ आ रही। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स जो है उसमें आपका 730 डेज का स्टे होना चाहिए। 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स का जो है उसमें आपका 2 साल का स्टेटस रेसिडेंट का होना चाहिए, समझ आया। और रेसिडेंट होने का मतलब भी वही है कि सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 जो है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब इन्होंने इस चीज को जो प्रेजेंट किया हुआ है उसमें पहली बात तो ये ऑर्डर उल्टा है, पहले ये कंडीशन लिखिए बाद में ये लिखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में जब कैलकुलेट कर रहे हो, आपको दोनों ही गिननी होती है। बट ये वाली ना पहले गिनना ईजी रहता है, इसलिए मैंने पहले लिखी है, क्योंकि 7 साल का खाली कैलकुलेटर पे टोटल करना है। अगर 729 हुआ तो ये गिनने की जरूरत ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि एंड लिखा हुआ है, दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना नेसेसरी है। एक कंडीशन के फेल होते ही
आप ऑर्डिनरी की कैटेगरी से तो बाहर ही हो गए, तो दूसरी चेक करके आप क्या करोगे? अगर ये फुलफिल हो भी रही है कोई फायदा नहीं है। इन्होंने एक्ट में इसको पहले लिखा है, मेहनत पहले करा रहे हैं ये वाली। अब 10 में से 10 के 10 साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो, कोई 2 साल आपको रेसिडेंट मिल गए, फिर ये वाली गिनने बैठे तो 729 होगा, क्या फायदा हुआ मेहनत करके? तो शॉर्ट वाली कंडीशन पहले गिन लो ताकि एग्जाम में सम जल्दी खत्म हो, क्योंकि हमें तो कंक्लूजन लिखना है कि एक भी कंडीशन फेल होते ही हम ऑर्डिनरी से बाहर हो गए। तो जिसमें आपका कैलकुलेशन जल्दी हो रहा है और इजीली हो रहा है, पहले वो सॉल्व कर लो। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ही चेक करनी है, तो एक फेल होते ही दूसरी चेक करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो मैंने ऑर्डर रिवर्स किया। अच्छा, ये तो अपनी जगह, इन्होंने बैरेट में सेक्शन में जो ओरिजिनली लैंग्वेज लिखी है उसमें पॉइंट ऑफ व्यू पूरा इसका उल्टा है। देखो, अगर आप अब थियरी देखोगे, मैं इससे पहले बोला थियरी मत देखो, और मैंने एक बार कंफर्म करके आपको वो लिखवाया। अगर आप थियरी देखोगे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं वहां पे। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 6 देख लो, 10 ईयर्स में से कुछ 9 ईयर्स बोले, 730 में से कुछ 729 बोला, ये 7 साल में 730 नहीं बोला, वो 729 बोला। समझ आ रहा है? अब वो क्यों बोला है वो समझो। वो जो लिखा है वो एक्ट में ओरिजिनल लैंग्वेज है जैसी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट की है। ये मैंने आपको उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताया जो एग्जाम ओरिएंटेड है। उसमें जो बोलना चाह रहे हैं और इसमें जो बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब कंपेयर करना मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको एक पूरा कैलकुलेशन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, पीओवी का डिफरेंस है, हमने इसकी बात की। ये लोग सेक्शन में इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए वो अपोजिट जा रहा है। अब समझना कैसे, मैंने आपको ये बोला जैसे ये कंडीशन पकड़ते पर ऑर्डिनरी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 साल में 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं नॉन ऑर्डिनरी होने के लिए आपको 7 साल में 729 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहना है। बात एक ही है या अलग है मुझे बताओ? सेम ही है। इन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपको नॉन ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आना है तो आपको 7 साल में 729 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहना, 729 और लेस इज ओके, देन यू आर नॉन ऑर्डिनरी। क्योंकि नॉन ऑर्डिनरी होने से आप कुछ टैक्सेस से तो बच पाओगे, ऑर्डिनरी वाला तो पूरा ही फंसता है, वो तो इंडिया में रह रहा है। और मैंने आपको समझाया ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में कब आओगे, जब आप मिनिमम इंडिया में 730 डेज का स्टे कर लो। तो 730 डेज मिनिमम होते ही ये, 729 या लेस होते ही ये, दोनों पॉइंट कवर हो गए। इन्होंने इसके रेफरेंस में लिखा है, मैंने आपको इसके रेफरेंस में बताया, क्योंकि ये चीज है ना गिनने में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ये थोड़ा इजीली समझ आती है जब कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आप कैलकुलेशन ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, आंसर में थोड़ी कोई फर्क आएगा। आपको लास्ट में यही बताना है ना कि सामने वाला असेसी ऑर्डिनरी है या नहीं, वही तो बताना है। आप कैसे भी ओरिएंटेशन से गिनो, आपके आंसर में कभी कोई मिस्टेक नहीं आने वाली। बट ये चीज थोड़ा सा स्टूडेंट लेवल पे कैलकुलेट करने में ईजी रहती है, इसलिए मैंने आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। क्लियर? दूसरी वाली कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्डिनरी होने के लिए 10 में से कोई भी 2 साल आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, यही था। इन्होंने ऐसा लिखा है नॉन ऑर्डिनरी होने के लिए 10 में से कोई भी 9 साल आपको नॉन रेसिडेंट प्रूव होना है। एक्सक्लूजन वाली कंडीशन है जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, उसका ऑपोजिट चल रहा है। क्यों ऐसा? 2 साल अगर कोई रेसिडेंट हो गया तो क्या वो 9 साल नॉन रेसिडेंट हो पाएगा? 10 में से कैसे पॉसिबल है? मैथ्स तो आपको समझ में आ ही रही है, 2 + 9 10 तो हो नहीं सकता, सीधी बात हो रही है। तो मैंने आपको ऐसा बोला कि कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट हो जाओ, आप ऑर्डिनरी में आ जाओगे। ये लोग बोल रहे हैं अगर ऑर्डिनरी से बचना है तो कम से कम 9 साल नॉन रेसिडेंट रहना, तो बाकी का 1 साल अगर आप रेसिडेंट हो भी गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो दोनों बातें अलग अलग ओरिएंटेशन के बेसिस पे बताई गई है, लेकिन अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करने में ये वाला अप्रोच ज्यादा सिंपल रहेगा। क्लियर है? अब आपको सबसेक्शन 6 की लैंग्वेज पढ़नी हो, दोनों पॉइंट्स ए और बी की, तो एक बार आप पढ़ लो। उसमें लास्ट में और लिखा है तो वो नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही और लिखा है। इसमें सबसेक्शन 6 में जो भी लिखा है वो नॉन रेसिडेंट के, नॉन ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है इन्होंने, वैसे। ठीक है, आप उसको वही ध्यान में रख के पढ़ो।
तो ए में और लेस और दे तो स्टेटमेंट्स के बीच का पूरा नहीं, ए में जो वो और दिया है ना वो इन दोनों के बीच, हाँ वैसे ही हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया। इन दोनों में से कोई एक करना। हाँ देखो, ये सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के लिए रीड करा रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। आप वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा कहाँ घुमा रहे हैं, इससे तो ये बेटर था। वो इतने साल से जो पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसमें मत जाओ, मैं सिर्फ आपको रिलेट करा के एक बार रीड करने की फॉर्मेलिटी के लिए बोला है। आपको वो सबसेक्शन 6 की लैंग्वेज को वैसे बिल्कुल याद नहीं करना जैसे लिखा है, आप ऐसे याद करना और ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, तो वही सही रहेगा, उसमें तो आप घूमते ही रहोगे। देखो, ऑर्डिनरी होने के लिए जब दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है तो नॉन ऑर्डिनरी होने के लिए किसी एक में फेल होना है, ऐसे समझ लो। आपको भी रिलेट करा देता हूँ, मुझे समझ आ रही क्या है उसमें। ऑर्डिनरी होने के लिए दोनों फुलफिल करनी है ना, एंड, और नॉन ऑर्डिनरी होने के लिए कितने में फेल होना है, किसी एक में। तो एंड का अपने आप और नहीं हो जाएगा, इसलिए वो आपको बार बार बीच में और लिखा हुआ दिख रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये लिख लो ना, ये वाला सिंपल है, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है तो करना, लेकिन एग्जाम के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप वो वाला पार्ट वैसे लर्न करो जैसे लिखा है, आप उसको सिंप्लीफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। और ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा भी दोगे तो एग्जाम में रॉन्ग नहीं मिलेगा, बात सेम ही है, आपने सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज किया। वो लोग नॉन ऑर्डिनरी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, आप ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हो, लेकिन जो कंडीशन समझा रहे हो एक्जैक्टली सेम है। जो वो लोग बोल रहे हैं आपने उसको अदर वे में लिखा है, लेकिन बात तो सेम ही है, इसलिए इसमें कहीं पे आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। वैसे बोलो, कुछ कंफ्यूजन है? ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या पॉइंट्स हैं।